23 तारीख को पहले चरण के लिए बंगाल में मतदान होने वाला है और मतदान से पहले योगी आदित्यनाथ के कुछ ऐसे बयान जो सोशल मीडिया पर इस समय वायरल हो चुके हैं। वायरल क्या होगा? काबा से मां काली तक, यानी कि ये जो चुनाव है ना, पहले चरण से पहले वापस से हार्डकोर हिंदुत्व के पिच पर दौड़ता हुआ नजर आ रहा है। आज इसकी पीक डिटेलिंग करेंगे कि भाई काबा और मां काली ये क्यों आया चुनाव के अंदर। तो अनएडिटेड के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। मेरा नाम दीपक है, इनका नाम चंदन है। और वोटिंग से पहले बदली बंगाल की हवा, क्या वाकई ऐसा है? तो सबसे पहले लोगों को बता देते हैं कि ये काबा और मां काली का जो बयान जो वायरल हो रहा है वो क्यों आया। तो दरअसल टीएमसी की जो सांसद हैं सयानी घोष, उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ जहां पर वो जनसभा को संबोधित कर रही थी। उसी दौरान उन्होंने एक नात गाया। उस नात में उन्होंने क्या कहा? आंखों में मदीना और दिल में काबा। अब ये नात कौन गाता है? ये नात कब गाया जाता है? तो इस्लाम के हिसाब से अगर हम आपको बताएं तो नात शरीफ पैगंबर मोहम्मद साहब की तारीफ में गाया जाता है, उनकी प्रशंसा के लिए गाया जाता है। और नात गाने वाली कविताएं जो हैं उनको एक साहित्य के तौर पर भी देखा जाता है। और नात गाने वाले जो लोग हैं, नात खवान उनको बोला जाता है कि वो बड़े अदब से गाते हैं। बिल्कुल सही बात। और ये किन अवसरों पर गाया जाता है? जैसे कि कोई इस्लामिक त्यौहार हो, रमज़ान हो या रबी अल अव्वल हो, उस मौके पर गाया जाता है। बिल्कुल। तो ऐसा तो कुछ था नहीं बिल्कुल कि कोई इस्लामिक त्यौहार हो या रमज़ान हो जो सयानी घोष ने वहाँ पर गाया। तो जाहिर सी बात है कि वो अपने जो उनके वोटर्स हैं, जो परंपरागत वोटर्स माने जाते हैं, उनको खुश करने के लिए गाया गया। बिल्कुल दीपक, मैं इसमें एक लाइन आपको ऐड करना चाहूँगा आपके इस पूरे वाक्य में कि एक वहाँ पर फुरफुरा शरीफ के प्रमुख मुस्लिम धर्म गुरु और एक बहुत प्रभुत्वशाली लीडर माने जाते हैं पीरजादा तोहा सिद्दीकी। उन्होंने साफ साफ कहा है कि इंटरव्यू के दौरान उन्होंने साफ साफ कहा है कि इस बार हम जो टीएमसी को खुलकर समर्थन नहीं करने वाले हैं, क्लियर कट समर्थन नहीं करने वाले हैं, जो कि पिछले चुनाव में इनका पूरा समर्थन था टीएमसी के साथ। उसके पीछे वो क्या आरोप लगाते हैं? उनका ये कहना है कि ममता बनर्जी ने ना तो वक्फ कानून का विरोध किया, ना ही अनुच्छेद 370 समाप्त करने का विरोध किया, और ना ही 3 तलाक कानून के खिलाफ वो कुछ बोली। तो उनका जो कहना है कि पूरा जो मुस्लिम समाज जो है बंगाल का, इस बात पूरी तरह से ममता बनर्जी से खुश नहीं है। और एक बार टीएमसी को पता है, शायद यही एक वो कारण होगा जो आप कह रहे हो कि जो इस तरह के नारे खुलेआम बंगाल में बोले। कहने का मतलब ये है कि टीएमसी किसी भी गफलत में ना रहे कि उनको एक मुश्त जो वोट है मुसलमानों का मिलने जा रहा है। बिल्कुल। अब बात करते हैं योगी आदित्यनाथ की। जी। योगी आदित्यनाथ के उन 4 बयानों पर हम बात करेंगे कि जो जब उन्होंने बंगाल वो पहुंचे, और बंगाल पहुंचने के बाद उनके जो बयान है वो एक तरह से एक्सप्रेस वे पर चलने स्टार्ट हो गए और एकदम बीस्ट मोड में आ गए हैं। तो योगी आदित्यनाथ ने सीधा सीधा ममता बनर्जी पर टारगेट लगाया कि वो सनातन विरोधी हैं और जय श्री राम के नारे से चिढ़ती है। बिल्कुल। तो चंदन जरा ये बताइए कि ये बयान क्या है, जय श्री राम के नारे से क्यों चिढ़ती है ममता बनर्जी? देखिए, योगी आदित्यनाथ ने बहुत सारी बातें बताई हैं और आरोप लगाए हैं ममता बनर्जी पे, जिसमें उनका कहना है कि ममता बनर्जी को बेसिकली वो सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं, ऐसा भाजपा का आरोप है। योगी आदित्यनाथ का भी ऐसा ही कहना है। हिंदुओं के ऊपर जब कोई अत्याचार की बात आती है, जब हिंदुओं को लेकर कोई बात आती है, तो ममता बनर्जी या टीएमसी कुछ भी नहीं कहती है, चुप्पी साधे रहती है। उन्होंने बांग्लादेश का भी एग्जाम्पल दिया है, कई चुनावी रैलियों में बांग्लादेश का एग्जाम्पल दिया है। उन्होंने कहा जब वहाँ पर एक किसी हिंदू की नृशंस हत्या होती है, उस वक्त पूरी टीएमसी इंक्लूडिंग ममता बनर्जी शांत रहती हैं, कोई विरोध नहीं करती हैं। लेकिन वही अगर मुस्लिम के खिलाफ कुछ अपराध होता है या कुछ ऐसा हिंसा होती है तो उनकी पूरी पार्टी जो है मुखर हो जाती है। तो कहीं ना कहीं वो इसलिए नहीं बोलती है, चुप रहती हैं हिंदुओं के खिलाफ अगर कुछ होता है, क्योंकि वो वोट बैंक को साधने का काम करती हैं। उन्हें ये डर रहता है कि अगर वो कुछ बोलेंगी तो कहीं ना कहीं उनका वोट बैंक नाराज़ ना हो जाए। और पश्चिम बंगाल में टीएमसी का एक बहुत बड़ा वोट बैंक जो है वो मुस्लिम समाज से आता है, इसलिए वो हिंदुओं के खिलाफ अपराध में शांत रहना उचित समझती है ज़्यादा। दीपक, दूसरा आरोप उन्होंने ये भी लगाया कि जैसे कि टीएमसी ने, इसी बात को कनेक्टेड करते हुए मैं बताता हूँ कि योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भैया टीएमसी जो है वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की सुनती है। अब उदाहरण के तौर पे जो आपने जय श्री राम वाली बात बताई, उसमें मैं एक एड ऑन करना चाहता हूँ। हमने बहुत सारे वीडियोस ऐसे देखे हैं कि ममता बनर्जी के सामने, चाहे वो बीजेपी पार्टी का समर्थक हो या ना हो, या आम नागरिक हो, या किसी भी विचारधारा से वो रखता हो, अगर एक चुने हुए प्रतिनिधि के सामने या मुख्यमंत्री के सामने अगर कोई भी धार्मिक नारा अगर लगाया जाता है तो उसको आपत्ति कैसे हो सकती है किसी को? तो ममता बनर्जी के सामने कई युवकों ने, उन पर आरोप था कि वो बीजेपी का कार्यकर्ता थे, उनके सामने नारे लगाए कि जय श्री राम जय श्री राम। और उसके बाद ममता बनर्जी जिस तरह से आग बबूला हुई, बिल्कुल भड़की। तो क्या टीएमसी वाकई मुसलमानों का समर्थन करती है? इसमें कोई दो राय नहीं, जिसमें जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, क्योंकि वो तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं।
और वो उन्हें हमेशा इस बात का डर रहता है कि कहीं मुस्लिम जो एक बड़ा वोट बैंक उनका है वो नाराज़ ना हो जाए, इसलिए वो एक काम करती हैं जिससे उनका ये वोट बैंक है हमेशा खुश रहे। यही कारण है कि जब भी जय श्री राम के नारा की बात हो या किसी हिंदू त्योहारों की बात हो, जब हिंदुओं का जब कोई जुलूस निकले तो उस पर लगने वाली पाबंदियों की बात हो और इस बहाने की सौहार्द न बिगड़े पूरे राज्य में सब कुछ सुचारू ढंग से कानून व्यवस्था बनी रहे, इसलिए वो जो पाबंदियाँ लगाती हैं। बट ये पाबंदियाँ हिंदुओं के अलावा बाकी जो वहाँ पर जो धर्म है उनके त्यौहार के ऊपर ये उसमें कमी नज़र आती है। तो यही है कि उनके जो कथनी और करनी में जो डिफरेंस है जो वहाँ दिखता है, यही कहीं ना कहीं भाजपा इसको भुनाने की कोशिश में है। मैं आपको बताऊँ, योगी आदित्यनाथ ने अपनी एक रैली में क्लियर कट कहा कि आज अयोध्या में राम मंदिर बन के तैयार है। जब आंदोलन हुआ था राम मंदिर, तो पश्चिम बंगाल से कई कार सेवकों ने अपना योगदान दिया था उसमें। और बट वही ममता बनर्जी और टीएमसी जो हैं वो आज उस राम मंदिर का विरोध करती हैं, उस पर चुप्पी साधे रहती हैं। तो वो कहते हैं कितनी बड़ी विडंबना है कि जो हिंदुओं के लिए एक जो गौरवशाली जो क्षण था उस वक्त भी आपने विरोध किया। दीपक, तो ये क्लियर बताता है कि वो एक तुष्टीकरण की राजनीति पर पूरी तरह से चलती हैं। देखिए, उन्होंने साफ तौर पर ना उत्तर प्रदेश का भी उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले टीएमसी की पार्टनर यानी कि समाजवादी पार्टी जो उत्तर प्रदेश में इस समय मुख्य विपक्षी दल के रूप में भूमिका निभा रही है, उन्होंने कहा कि 2017 से पहले भी उत्तर प्रदेश में सेम हालात थे। वहां पर भी यही होता था, सड़कों पर नमाज होती थी, मस्जिदों से लाउड स्पीकरों पे तेज मतलब एक डेसिमल सेट किया गया था, उससे भी ऊंची आवाज में वहां पर अजान दी जाती थी। बिल्कुल। और उन्होंने कहा कि हर साल में कई बार ऐसे मौके होते थे कि जब जुम्मे और होली का त्यौहार जो है एक ही दिन पड़ जाता था, तो कहा कि होली के त्यौहार को बोल दिया जाता था कि 10 बजे से पहले होली का त्यौहार मना लिया जाए, उसके बाद जुम्मे की कार्यक्रम होगा। उन्होंने अपनी सरकार का महिमा मंडन करते हुए ये साफ तौर पर बताया कि हमारी सरकार जब उत्तर प्रदेश में आई तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि हमारी सरकार जब उत्तर प्रदेश में आई तो जुम्मा और होली दोनों समय के साथ मनाए गए। अगर ज़्यादा हुड़दंग होता था तो वो कहते थे कि साल में 52 जुम्मे पड़ते हैं, बिल्कुल जुम्मा एक दिन आगे पीछे हो सकता है, लेकिन पर्व त्यौहार होली का एक ही दिन आता है साल में। तो इस तरह का उदाहरण देकर के उन्होंने बंगाल के जो हिंदू वोटर्स हैं और जो बीजेपी को अपना मानते हैं, या फिर जो वोटर्स कंफ्यूजिंग स्थिति में है इस समय कि जिनको पता नहीं है कि हम किधर जाएं किधर ना जाएं, उनके मन में एक ढाल बनाने की कोशिश की है। देखिए, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं दीपक। पश्चिम बंगाल में योगी आदित्यनाथ बार बार यूपी का एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो यूपी का एग्जाम्पल इसलिए दे रहे हैं कि उन्होंने साफ साफ कहा है कि अगर आप 2017 के पहले उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो आज जो वो पश्चिम बंगाल की स्थिति देखते हैं वही स्थिति लगभग उत्तर प्रदेश में थी। लेकिन जैसे उनकी सरकार आई उसके बाद उन्होंने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने जिसका जो हक था वो देने की कोशिश की। उनका कहना है कि पश्चिम बंगाल में भू माफियाओं का कब्जा है, जो कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में भी था। उन्होंने बताया कि उसका उन्होंने क्या उपाय किया। उन्होंने कहा कि सारे भू माफियाओं का उन्होंने इलाज किया। अब इलाज कैसे किया ये तो ये तो सबको पता है, पूरी दुनिया जानती है। वो सीधे उस पर बुलडोजर एक्शन लेते हैं और ये वो बार बार वो कह रहे हैं कि मैं ये पश्चिम बंगाल में भी अगर हमारी सरकार बनती तो पश्चिम बंगाल में भी हम इसको लेंगे। साथ में उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में उन जो कब्जा किए हुए जो ज़मीन थे, जो खासकर सरकारी ज़मीन थे जिस पर वो कब्जा किए गए थे भूमाफियाओं ने, उसको छुड़ाकर उत्तर प्रदेश सरकार ने जो ज़रूरतमंद गरीब लोग, मैं ध्यान रखिए गरीब इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पश्चिम बंगाल की आधी आबादी एक ऐसी है जो आर्थिक रूप से काफ़ी कमज़ोर है। खासकर वो जो बॉर्डर वाला इलाका है, जो मुर्शिदाबाद वाला जो इलाका है, आर्थिक रूप से काफ़ी कमज़ोर है। इसलिए वो बार बार वो कहते हैं कि ऐसे और उन इलाके में ज़मीनों पर कब्जा, अवैध कब्जा बहुत ज़्यादा है। तो उनका कहना है कि हम उन सब ज़मीनों को छुड़ाया हमने यूपी में, जब ऐसा होता था तो उसको हमने आज़ाद करके गरीबों के लिए उसमें मकान बनवाए। तो एक आंकड़ा उन्होंने बताया कि 65 लाख गरीबों को उन्होंने मकान उपलब्ध करवाए हैं ऐसे ज़मीनों को छुड़वा के। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अतीक अहमद की अवैध संपत्ति थी, उस पर बना करके और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वहाँ पर घर बांटे और लोगों को बांटा। तो उनका ये इशारा इस तरफ है कि अगर पश्चिम बंगाल में भी अगर भाजपा की सरकार बनती है तो जितने ये जमीन इस तरह के अवैध कब्जे वाली जमीन है उनको छुड़ा कर उनको उस पर जो समाज के कल्याण के हिसाब से गरीबों के उत्थान के लिए सरकार जो है कार्य करेगी। देखिए, आखिरी उन्होंने एक बात और बोली, उसमें उन्होंने क्या कहा मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। हाँ। अब यूपी में डबल इंजन के कारण नो कर्फ्यू, नो दंगा, सब चंगा। दूसरा उन्होंने क्या कहा, कोई माफिया या दंगाई दिखाई देता है तो बुलडोजर उसकी हड्डी पसली तोड़कर एक्सप्रेसवे बना देता है। क्लियर। तो ये जो योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह का भाषण दिया और अपनी सरकार के बारे में भी बताया, तो वो एक मौका दे रहे हैं उनका कि बंगाल के लोगों के पास ये आखिरी मौका है। एक तरीके से ये मौका ऐसा है कि आप आइए और डबल इंजन की सरकार बनवाइए ताकि यहाँ सुख शांति से आप रह सकें। बिल्कुल, उन्होंने साफ साफ कहा है कि पश्चिम बंगाल के मतदाताओं को क्लियर कट कहा है किसी को डरने की जरूरत नहीं है।
उन्होंने साफ कहा है कि यहाँ पर कोई कुछ भी बोलता है उस पर आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। विरोधी पार्टी टीएमसी हो या फिर वो ओवैसी की पार्टी हो, वो कुछ भी कहें, आपको बहकावे में नहीं आना है। आप निडर होके आइए, वोट डालिए, हमारी सरकार बनने दीजिए, फिर आप देखिए कितना परिवर्तन यहाँ पर होता है। तो बार बार वहाँ की जनता को निडर होने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, वोट देने के लिए अपील कर रहे हैं कि एक बार वो सरकार बना के तो देखें। यूपी वाला मॉडल बिल्कुल पश्चिम बंगाल में लागू होगा। अच्छा, योगी आदित्यनाथ ने महाराष्ट्र चुनावों में भी ये कहा था कि बटोगे तो कटोगे। अभी नया नारा इसी से मिलता जुलता आया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि गौ माता को कटने नहीं देंगे और हिंदुओं को बटने नहीं देंगे। यानी कि आप समझिए कि प्रेजेंट से फ्यूचर टेंस में आ गए हैं योगी आदित्यनाथ। बिल्कुल क्लियर। जब उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में कि बटोगे तो कटोगे, एक एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दिया। लेकिन अब साफ कह दिया है कि एक आदेश दे दिया, यानी कि फुल स्टॉप लगा दिया है कि गौ माता को कटने नहीं देंगे और हिंदुओं को बटने नहीं देंगे। ये बहुत बड़ी बात है दीपक, क्योंकि वो इससे कॉन्फिडेंस लगता है। वहाँ की जनता को बिल्कुल वो भरोसा दिलाना चाहते हैं कि आप हम पे यकीन कीजिए, हम जो कह रहे हैं उसको करेंगे ही। इसीलिए ना कोई एक्सक्लेमेशन, ना ही कोई क्वेश्चन मार्क, डेफिनेट है कि हम आएंगे तो सबसे पहले जो ये काम करने वाले हैं वो हिंदुओं की रक्षा की बात करने वाले हैं, हिंदुओं को एकजुट करने की बात कर रहे हैं। जो हिंदू पश्चिम बंगाल में दबे हुए हैं, जिनको सताया जा रहा है, उनके उत्थान की बात करते हैं। वो क्लियर कट कहते हैं जिनकी हम पूजा करते हैं, हिंदू धर्म की पूजा करती है गौ माता, उनको ना हम कटने देंगे। तो ये बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल सेट होता है कि जिससे कॉन्फिडेंस भी दिखता है। और अगर सामने वाली पार्टी और कोई उम्मीदवार इतना कॉन्फिडेंट दिखता है तो सामने जिस जनता के लिए बात कर रहे हो तो उस जनता के अंदर भी ये पॉजिटिव अप्रोच आता है, जिससे बहुत कुछ बदल सकता है। देखिए, आखिरी योगी आदित्यनाथ के बारे में हम आखिरी जो उनका बयान है उसके बारे में बताते हुए चलते हैं। कावड़ यात्रा भी निकलेगी और दुर्गा पूजा भी होगी। अब कावड़ से उन्होंने जोड़ दिया। अब जरा सा थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं। सीएम योगी ने कहा कि 2017 से पहले राम भक्तों पर गोलियां और डंडों से बरसात किया जाती थी, उनको मारा पीटा जाता था। बिल्कुल। लेकिन कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके, टीएमसी अयोध्या में श्री राम मंदिर बनने से नहीं रोक पाए। ये डबल इंजन की बुलेट की स्पीड से जो चल रही सरकार है, इन सब के आगे ये सब पंचर हो गए। बिल्कुल। तो ये योगी आदित्यनाथ ने बहुत एग्रेसिव होकर बोला और उन्होंने कहा कि अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बन गया। यूपी में गाजियाबाद से हरिद्वार, प्रयागराज, काशी, अयोध्या से गोरखपुर, बरेली समेत अन्य स्थानों पर हर हर महादेव के नारे लगने स्टार्ट हुए। बिल्कुल। यानी कि 2017 से पहले हमने देखा था कि जिस तरह से उससे पहले की जो सरकार थी उन्होंने डीजे, यानी कि अगर वो रूट आप समझेंगे ना, दिल्ली से मेरठ, गाजियाबाद, मोदी नगर, बागपत होते हुए जाता था जो रोड और हरिद्वार तक पहुंचता था। तो हरिद्वार से जब वापस आते थे तो आप मुजफ्फरनगर से ही वो चीज़ें स्टार्ट हो जाती थी कि यहाँ पर आप डीजे नहीं बजा सकते। बिल्कुल। और चिमटे, घड़ियाल, ये सब चीज़ें नहीं बजा सकते। और मेरठ आते आते बंद होता था। बिल्कुल सही तो बात है। जो शिव के भक्त थे वो दिल्ली आते थे, तब अपने आप को खुश महसूस करते थे और यहाँ पर वो स्टार्ट करते थे। तो योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा कि हमारी जो सरकार है वो सनातन की रक्षा करती है। उन्होंने क्लियर कट कह दिया है अपने पूरे भाषण में, जहाँ भी जा रहे हैं उन्होंने वो क्लियर कट संदेश दे रहे हैं। वो हिंदुओं का जो डर है पश्चिम बंगाल में, जो दबे हुए हैं, वो डर खत्म करना है, उनको एकजुट करना है। साथ में उन्होंने टीएमसी के कार्यकर्ताओं को भी चेतावनी दी है, उन कार्यकर्ताओं को कि जो कि भाजपा के कार्यकर्ताओं पे जुल्म करते हैं, हिंदू के खिलाफ जुल्म करते हैं, कि 4 मई आप आने दो, सरकार बनने दो, उसके बाद आपकी उल्टी गिनती शुरू। सबके अक्ल जो है वो ठिकाने लगाएंगे। ये पश्चिम बंगाल में भी आदित्यनाथ ने कहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा है। अमित शाह ने भी साफ चेतावनी दी। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि अगर 5 मई के बाद अगर ये टीएमसी के गुंडे वापस से उन्हीं हरकतों पे रहे तो इनको उल्टा लटका के सीधा कर देंगे। क्लियर कट। और प्रधानमंत्री को कैसे भूल सकते हैं? पीएम मोदी, प्रधानमंत्री ने तो अल्टीमेटम दे दिया साफ साफ। क्लियर कट है। उन्होंने तो साफ कह दिया कि 29 अप्रैल से पहले टीएमसी के गुंडे अपने निजी थानों के पास जाएं, जो नज़दीकी थाना है वहां जाके आत्मसमर्पण कर दे तो उनके खिलाफ कुछ हो सकता है कि राहत भी बरती जाए। लेकिन अगर 29 से देर किया तो उसके बाद जो है डबल इंजन की सरकार उसको छोड़ेगी। सीधी चेतावनी है कि अभी भी मौका है। जो भी इस तरह के लोग हैं जो कि हिंसा फैलाते हैं, हिंसा करने वाले लोग हैं, उन्हें आपने बिल्कुल ठीक कहा है, समय दे दिया है, आखिरी समय दे दिया 29 तारीख बोला है कि डेडलाइन है कि आप इस समय तक जाके समर्पण कर दीजिए, फिर ही तो आपका कल्याण हो सकता है। अदरवाइज 4 मई के बाद तो फिर आपका कल्याण होने से जो होगा वो हम देखेंगे, यानी हमारी सरकार देखेगी, यानी भाजपा की सरकार देखेगी, फिर कोई रोक नहीं सकता। दीपक, हालांकि 23 मई को पहले चरण के लिए चुनाव होगा और 29 तारीख को दूसरे चरण और 4 तारीख को नतीजे आएंगे। नतीजों में पता चलेगा कि योगी आदित्यनाथ जो फायर ब्रांड लीडर हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनकी मेहनत और उनके बयान पश्चिम बंगाल में उनकी पार्टी के लिए सफल रहे या फिर यही बयान इनके लिए मुसीबत बने।